हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, फर्स्टली हम कवर करेंगे ब्रिक्स, और ब्रिक्स के साथ ही यहाँ देखेंगे एनडीबी बैंक। देन हम डिस्कस करेंगे एडीबी बैंक, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एआईआईबी बैंक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए गाइस, ब्रिक्स आपको यहाँ पर देखने से पता लग रहा होगा कौन कौन से ये नेशंस हैं। बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से हमारा प्यारा इंडिया, सी से चाइना, एंड देन लास्ट में है साउथ अफ्रीका। तो 5 नेशन से मिलकर बना है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक तरह से बस 5 नेशंस मिलकर एनुअल समिट करते हैं हर साल। अब एनुअल समिट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने वर्ल्ड बैंक डेफिनेटली ये सुना होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल एक ग्रुप है। अब यहाँ पर आपको हेड भी देखने को मिलते हैं और साथ साथ हेड क्वार्टर भी होते हैं, लेकिन ब्रिक्स का कोई ऐसा हेड क्वार्टर नहीं है, ना ही कोई हेड है। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि क्वेश्चन आए आपसे कि ब्रिक्स के हेड कौन है, तो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन चला जाएगा। मतलब करंट अफेयर में जहाँ पर भी सबमिट हो रही होगी, मान लीजिए कि हमारे इंडिया में ब्रिक्स की सबमिट हो रही है, तो इसके हेड कौन होंगे? जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब जहाँ पर ये सबमिट होगी, वहाँ के जो बेसिकली हेड हैं, जैसे प्रेसिडेंट, कई नेशन के प्रेसिडेंट है, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ पे पीएम इस ब्रिक्स को लीड करते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। चलिए, तो चेयरमैन वही होंगे जहाँ पर सबमिट होगी। और ब्रिक्स का जो बेसिकली एक कॉरपोरेशन है आपस में, वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको समझाता हूँ। हर साल एक बार सबमिट होती है जब हेड मिलते हैं, लेकिन इन बिटवीन हर साल 10 to 20 लगा लीजिए फॉर्मल सबमिट्स होती हैं। और ये फॉर्मल सबमिट्स में या तो एजुकेशन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं, या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं, पांचों नेशंस के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। या फिर एनजीओज, साइंटिस्ट और कल्चर मिनिस्टर, आपने देखा होगा कल्चर मिनिस्टर, या फिर एचआरडी मिनिस्टर, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, मिलते हैं इन पांचों नेशंस के। और ये बहुत सारी सबमिट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मल सबमिट्स। और ये अभी तक अगर हम देखें, डिकेड हो चुका है कंप्लीट ब्रिक्स को साथ आए हुए, और लगभग 100 सेक्टोरल मीटिंग हो चुकी है। और ब्रिक्स अगर देखिए यहाँ पर, अगर कम्बिनेशन करें ब्रिक्स का, तो ये वर्ल्ड की 43 पॉपुलेशन को कवर करता है। अब दो ही नेशन ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारा प्यारा भारत और चाइना। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। बहुत जल्द हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 30% जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो कवर करते हैं ये पांचों नेशन। और आप देखिए कितना शेयर होगा वर्ल्ड का। तो जो ट्रेड का शेयर है वो है 17%। अब जीडीपी अगर 30% ये बेसिकली कवर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये पांचों नेशन सेपरेट हो जाते हैं वर्ल्ड से, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये पांचों नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ब्रिक्स साथ कैसे आया? तो देखिए, एक पर्सन थे जिनका नाम था जिम ऑन नील। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अपना एक पेपर में लिखा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में इनका पेपर में ये लिखा गया कि जो 4 ग्रुप हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, अगर ये चारों मिलकर साथ आते हैं तो आने वाले 50 सालों में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं वर्ल्ड की। लेकिन इनको इसके लिए चारों को साथ आना होगा। ठीक है, ये लिखा जिम ऑनिल ने। उसके बाद ये खबर आप कहिए कि आग की तरह फैल गई, और ये फिर चारों ग्रुप इकट्ठे आए। इकट्ठे कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जिम ऑनिल कहाँ पर वर्क करते हैं? गोल्डमैन सैक्स में। चलिए, उसके बाद देखते हैं 2006 में फर्स्टली ये चारों मेंबर्स, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चारों मेंबर्स इकट्ठे हुए। इन्होंने इनफॉर्मल वे में बात करी कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। देन फर्स्ट जो हमारी ब्रिक्स की एनुअल समिट हुई वो हुई थी 2009 में। और कहाँ हुई थी? रशिया में। और यहाँ पे डिसाइड किया गया क्यों ना हम यहाँ पर एक मेंबर को ऐड करें जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। मैं यहाँ द्वारा लिख देता हूँ। और फिर साउथ अफ्रीका ने एग्री किया, और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में। और साउथ अफ्रीका अटेंड करने पहुंचे थर्ड ब्रिक्स मीटिंग, साउथ अफ्रीका के जो बेसिकली प्रेसिडेंट थे। तो ऑफिशियली ब्रिक्स यहाँ पर कंबाइंड हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स को बनाना क्यों ज़रूरी था, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए,
जब भी ये नेशंस ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका, जब भी ये नेशन वर्ल्ड बैंक में जाते हैं या फिर यूएन में जाते हैं, आईएमएफ में जाते हैं, आपको पता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल या फिर जो मेनली जो शेयर है वो यूएसए का है। और कहीं न कहीं यूएसए और जो यूरोपियन नेशंस हैं इनका डोमिनेट यहाँ पर रहता ही रहता है और इनको एक इन्फीरियर जैसा फ़ील होता था। तो इनको लगा कि अब हम इतना बड़ा अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वर्ल्ड की और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्यों ना हम सेपरेटली एक ग्रुप बनाएँ और सेपरेटली ग्रुप बनाएँगे तो हम पाँचों मिलकर अच्छे से वर्क करेंगे और एक दूसरे की इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे, इसलिए ये ग्रुप बना। उसके बाद देखते हैं कि इनके द्वारा एक बैंक बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए ब्रिक्स की एक समिट होती है 2014 में और ये समिट कहाँ पे होती है मैं आपको बताता हूँ, फोर्टेलेजा। अच्छा, फोर्टेलेजा कहाँ पे है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स के द्वारा जो बैंक बनाया गया था एनडीबी बैंक, ये कौन से बेसिकली डेक्लेरेशन में बनाया गया था, तो फोर्टेलेजा डेक्लेरेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एनडीबी बैंक बनता है आपका 2014 में, ऑफिशियली ये एक डिसाइड करते हैं कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए। और ये बैंक कैसे वर्क करेगा, जैसे सेम वर्ल्ड बैंक करता है। अब वर्ल्ड बैंक मेनली किस किस में हमें लोन देता है, जैसे रेन्यूएबल एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर है, या कहीं पर हमें मान लीजिए कोई नेशन पॉवर्टी से लड़ रहा है तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक लोन देता है, तो सेम एनडीबी बैंक भी ऐसे ही लोन देगा। तो 2014 में ये बैंक बनता है, डेक्लेरेशन मैंने आपको बता ही दिया। और सबका शेयर यहाँ पे इक्वल होता है, 20%, 20%, सबका 20% हो गया। अब मैथ आपका अच्छा है, 1/5 कर लीजिएगा तो 20% हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो। और ये एक बार गूगल कर लेना अगर मैं यहाँ पर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। अच्छा, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो इंडियन थे, केवी कमत। और केवी कमत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने आईसीआईसी को बेसिकली स्टैंड करा था, आईसीआईसीआई बैंक को। और चलिए, अब तो खैर वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो हमें जो करंट प्रेसिडेंट है उन्हीं को याद रखना है, मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो। और जो एनडीबी बैंक है वो काम क्या करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये, और जो ब्रिक्स स्टेट्स के द्वारा बेसिकली ऑपरेट करा जाता है। और इस बैंक का मेनली फोकस किस में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन्यूएबल एनर्जी, एंड देन मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट एंड वाटर के ऊपर, जो वाटर क्राइसिस आता है। और शेयर 100 बिलियन, अभी के लिए इन्होंने 15 बिलियन कैपिटल से स्टार्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो शेयर होगा 100 बिलियन के आसपास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने एक कॉन्टीजेंट फंड भी बनाया है, कॉन्टीजेंट रिजर्व फंड। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में ये पांचों नेशन में कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए, और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में इस फंड को यूज़ करा जाएगा, कॉन्टीजेंट रिजर्व फंड। इसमें जो मैक्सिमम शेयर है ना वो चाइना का है, चाइना का शेयर इसमें है अप्रोक्स 50%। मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, इसका डाटा भी मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन जब ये न्यूज़ में आया था तो चाइना का शेयर 50% ही बताया जा रहा था। उसके बाद इंडिया का शेयर है नियर अबाउट 25%, ये भी फिगर अप्रोक्स ही है। और जो लास्ट में तीन नेशन बचे हैं हमारे पास, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, इनका शेयर है 25%। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि चाइना का जो ये कॉन्टीजेंट रिजर्व फंड में चाहे मैक्सिमम शेयर हो, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबकी इक्वल है। जैसे वोटिंग परसेंट जो हम देखते हैं आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, इसमें ज़्यादातर रहती है यूएस की, फिर चाइना की भी है 6.4 के आसपास। चलिए, मैं आपको वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में अलग से बताऊंगा जब मैं ब्रेटन वुड्स कमेटी बताऊंगा, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं एनडीबी बैंक पे। तो एनडीबी बैंक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ से बताई है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है फोर्टेलेजा कहाँ पर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडीबी बैंक। अब देखिए एडीबी बैंक कब आया, तो ये आया था आपका 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में। और इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस था कि जो हमारा एशिया है उसकी पॉवर्टी को रिड्यूस करा जाए और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो,
जितने भी एशिया के रीजन है, मतलब एक तरह से पैसिफिक एशिया के रीजन है, इसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पर जो एडीबी बैंक है, इसमें जो शेयर है वो एक एशिया का जो रीजन है, जापान एक तो उसका है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे यूएसए का भी शेयर उतना ही है। तो ये एक तरह से बहुत सारे एशिया के जो मेंबर्स हैं, लाइक जैसे चाइना है, इंडिया है, उनको फिर से यही प्रॉब्लम होने लगी कि अगर हम एक एशिया के लिए ग्रुप बना रहे हैं या फिर एक बैंक बना रहे हैं और वहाँ पर भी डोमिनेंट हमें किसका देखने को मिल रहा है, यूएसए का। तो इससे काफ़ी सारे नेशंस को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उस प्रॉब्लम से हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला। तो पहले मैं आपको एडीबी के बारे में बता देता हूँ। इसका मेन मोटो है अचीव करना इंक्लूसिव, रिजाइलेंट, सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक वाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। फॉर्मेशन हुआ था इसका, टाइप है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, पर्पस सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस, और इसके जो हेड हैं मसत्सुगु असाकावा, ये अभी चेंज हुए हैं, तो आपने याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए शेयर किसका ज़्यादा है, यूएसए का और जापान का इक्वल है, अप्रोक्स 15% है। और कई बुक्स में 17% लिखा होता है, लेकिन आपने याद रखना है 15.7% एग्जैक्ट शेयर है, या 15.5% भी सेम, ये बिल्कुल सही है। और जो चाइना है उसका शेयर है 6.4%, इंडिया का शेयर है 6.3%, बाद में ऑस्ट्रेलिया है 5.7%। अब जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि एशिया का डेवलपमेंट बैंक अगर कोई ओपन होता है और उसमें भी यूएसए का अगर डोमिनेंस ज़्यादा है, तो इसको लेकर काफ़ी सारे एशियन ग्रुप नाराज़ हो जाते हैं, और तभी एक नया यहाँ पर बैंक बनता है जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसको लीड करता है चाइना। चाइना अपने बहुत सारे रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक बैंक बनाता है, और यहाँ पर 37 रीजनल इसके पार्टनर्स होते हैं, जिसमें इंडिया भी वन ऑफ देम था। ठीक है, और काफ़ी सारा यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है चाइना को इस बैंक को ओपन करने के लिए। और इस बैंक में खासकर एक बात रखेगी कि यूएसए का डोमिनेंस नहीं होगा। ठीक है जी। और जो एआईआईबी बैंक है, इसके बारे में मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। ये एक तरह का रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना। उसके बाद इसके जो चेयरमैन है या फिर प्रेसिडेंट है जिन लिंकन। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो आज के मेरे 2 क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। एंड गाइज, एआईआईबी बैंक में टोटल मेंबर कितने हैं, 103 मेंबर हैं, लेकिन आपने याद रखना है, सॉरी 37 रीजनल मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैक्सिमम शेयर किसका है इसमें, चाइना का। कितना शेयर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 30% के आसपास चाइना का शेयर है 100 बिलियन में से। उसके बाद इंडिया का शेयर है यहाँ पर 8.3% के आसपास। देन यहाँ पर रशिया का शेयर है 6.5% के आसपास। और वोटिंग शेयर भी चाइना का ज़्यादा है। ये कैपिटल शेयर है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वोटिंग शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोटिंग शेयर है चाइना का 26.06%, और इंडिया का है 7.5%, ये इंडिया का है। और रशिया का वोटिंग शेयर है 5.9%। तो चलिए गाइस, ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन थी जो आज हमने डिस्कस करी। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।